हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर होता क्या है? कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है। या फिर हम बोले विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, ठीक है, जो कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर पाए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अपने घरों में सबसे बेसिक क्या है? पंखा, ठीक। जब पंखा थोड़ा स्लो घूमता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका सेल डाउन हो गया, चेंज करते हैं। एक्चुअल में वो जो सेल है वो कैपेसिटर होता है बच्चों। कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जो कि उसको एक एक्स्ट्रा पावर देता है स्पीड कम ज़्यादा करने में। और जो इनिशियल स्टार्ट होता है वो भी कैपेसिटर की वजह से होता है। तो कई बार देखा होगा, जब कैपेसिटर डाउन होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं, लेकिन पंखा घूमना स्टार्ट नहीं करता। हमें उंगली से उसको एक बार पुश करना पड़ता है, तब वो घूमना स्टार्ट करता है। तो जो इनिशियल पुश देने का काम है वो कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है उस चार्ज को वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो हमने देखा कि कैपेसिटर होता क्या है। और वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से वो चार्ज को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड चार्ज इन इट, कि वो कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक। उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिसाइड करती है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर पाए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में कैपेसिटर के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक। तो ये बेसिक था। कैपेसिटर क्या होता है? कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, और उसकी एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो चार्ज को होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक। तो सबसे बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये कैपेसिटर किससे बना हुआ? पैरेलल प्लेट से। इसी के बेसिस पे कैपेसिटर के कई टाइप होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, ठीक। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे बनेगा? दो पैरेलल प्लेट होंगी बच्चों, और इन पैरेलल प्लेट्स को हम किसी बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो पैरेलल प्लेट्स है, ये कन्फिग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और जब किसी बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये अपने ऊपर चार्ज स्टोर करेगा, ओके। एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है कि किसी सर्किट में हमने कैपेसिटर को यूज कर लिया। अदरवाइज ये जो, इसको हटा दो, जो इतना कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे बना है? हमने दो मेटालिक प्लेट्स ली, ए और बी, और दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके रखी हुई है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होगा जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे? तो ये जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है जो बैटरी का, बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा प्लेट से, ठीक है। यानी कि इस मेटालिक प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आएगा। अगर हम नेट चार्ज देखें, अगर हम नेट चार्ज देखें बच्चों यहाँ पे, तो नेट चार्ज क्या बनेगा? अगर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज यहाँ बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। तो नेट चार्ज जो होता है ऑन द कैपेसिटर इज 0। अगर ओवरऑल कैपेसिटर पे देखोगे तो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज। अगर इंडिविजुअल प्लेट पे देखोगे तब इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब वो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है? तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है कि क्यू बाई, अगर आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल देख रहे हैं तो के क्यू बाई आर। अब जितना चार्ज ज्यादा उतना पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो जितना चार्ज डेवलप होता जाएगा उस हिसाब से इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। अब कितना पोटेंशियल इसका जा सकता है मैक्सिमम? जब तक कि ये इस पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका अगर पोटेंशियल V है, तो जब तक इन चार्जेस की वजह से बनने वाला पोटेंशियल V के बराबर ना हो जाए तब तक ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे खींचते जाएंगे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब वो V हो जाएगा तो यहाँ भी पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जब किसी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो तो उनके बीच में चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो जैसे फोर्स लगने बंद, इलेक्ट्रॉन्स आने बंद, तो अब ये हमारा कैपेसिटर जो है पूरा चार्ज हो गया, यानी कि जितना चार्ज इस पे आ सकता था उतना चार्ज आ गया। ओके, तो ये जो पोटेंशियल है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। ठीक है, अगर जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा, और यहाँ का मैं पॉजिटिव V बोलता हूँ तो उतना ही सेम अमाउंट में पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला तो वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है। तो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल बना है तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड में तो V पोटेंशियल बनेगा लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये जो V है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे कितना चार्ज है एट प्रेजेंट। ओके, या फिर हम ये बोल दें कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और V को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा। ओके, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो हमारा क्या आता है? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? C। C को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो बैटरी है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है,
और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जिस वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होगा इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, इसका भी सेम अमाउंट में पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो इनके बीच में हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में। अब ये कब तक चार्ज मतलब इकट्ठा होता जाएगा, जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर ना हो। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगनी बंद, तो नए इलेक्ट्रॉन्स आने बंद हो जाएंगे, यानी कि जितना चार्ज आना था आ चुका है, अब नया चार्ज नहीं आएगा इस पे। ओके, तो ये जो चार्ज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, यानी कि V जब E के बराबर हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे जितना चार्ज आना था आ चुका है, अब नया चार्ज नहीं आएगा। ओके, तो ये जो चार्ज है जो हमारे कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट निकालना पड़ता है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो मैक्सिमम जो चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है, Q इक्वल्स टू CE, ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज, और E क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, E इज द सेल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो जितना ज्यादा C होगा, यानी कि कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज भी आ सकता है। ओके, क्यू किस पे डिपेंड कर रहे हैं, C पे। कैपेसिटेंस जितना ज्यादा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी उतना ज्यादा, इसीलिए कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड चार्ज इन इट या फिर ऑन इट। ओके, कि किसी कैपेसिटर के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज आ सकता है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका कैपेसिटेंस। ओके, अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है फैरेड, यानी कि अगर कैपेसिटेंस मेजर करना हो तो वो फैरेड में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ये बनता है A2T4 L-2 M-1। ओके, ये चूंकि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, लेकिन इसको आप सोल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया। ओके, इसमें आप हेल्प ले सकते हो इस फॉर्मूले की, Q इक्वल्स टू CV। अदरवाइज हम एक फॉर्मूला और निकालेंगे कैपेसिटेंस का, उस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, और नेट चार्ज क्या था कैपेसिटर के ऊपर, नेट चार्ज 0। तो अगर हमें कैपेसिटर की वजह से फ्लक्स देखना हो तो क्या फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस भी चार्ज की वजह से हमें फ्लक्स देखना हो हमें उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए। ये मान लो कि मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, अब इस गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, यानी कि कितना फ्लक्स मिल रहा है गॉसियन सरफेस से, वो कैसे पता चलेगा, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमें क्या देगा, फ्लक्स। तो अब बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो फ्लक्स क्या बनेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गलत है, नेट चार्ज देखा जाता है, नेट चार्ज क्या है, Q एंड माइनस Q, Q प्लस माइनस Q क्या हो जाएगा, 0। तो अंदर टोटल चार्ज क्या है, 0। 0 चार्ज होने की वजह से फ्लक्स भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो कैपेसिटर की वजह से फ्लक्स नहीं आता है। ठीक, अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस
ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैपेसिटर में बच्चों इनसाइड चार्ज इकट्ठा होता है, आउटसाइड में चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इस पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज, इस पे मान लिया माइनस क्यू चार्ज। और जो ये प्लेट है इनका एरिया है ए। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर याद होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ड्यू टू ए प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ठीक, अब बच्चों ये जो कैपेसिटर है, इधर जो प्लेट के बीच का जो गैप है डी, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, यानी कि जो प्लेट्स है ये बिल्कुल पास पास होती है। और बीच का गैप स्मॉल होने की वजह से अगर मेरे को मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो, तो ये पॉइंट बिल्कुल पास पास होगा प्लेट के बिल्कुल पास होने की वजह से इस पॉइंट के लिए ये जो प्लेट है ये इनफिनाइटली लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो हमारे लिए जो प्लेट है ये बहुत बड़ी है, इनफिनाइटली लॉन्ग है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेट फाइनाइट हमारी कैपेसिटर की, ठीक है, फिक्स लेंथ की, लेकिन इनके प्लेट्स के बीच की जो स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा कम होती है। उस वजह से अगर हमें बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो हम मान सकते हैं कि इस केस में हमारी जो प्लेट है ये एक्ट ऐसे करिए कि वो इनफिनाइट लेंथ की हो। ओके, और जब इनफिनाइट लेंथ की हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना तो वो क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी इस डायरेक्शन में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा क्या है, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय ए। ठीक है, एरिया ए, चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू बाय ए क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये जो लिखा है ये तो मैंने पॉजिटिव प्लेट की वजह से लिखा है, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी क्या आएगा, नेगेटिव प्लेट पे भी तो सेम चार्ज है, क्यू चार्ज है, एरिया इसका भी ए है। ठीक है, तो इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, क्यू बाय ए यानी कि सिग्मा। और ये भी कैसे एक्ट करेगी इस पॉइंट के लिए कि ये इनफिनाइटली लॉन्ग प्लेट है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई इनसाइड, ये क्या बनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम बाहर किसी पॉइंट पे देखें, मान लो कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द शीट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव प्लेट भी तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, तो नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई टुवर्ड्स द प्लेट, और वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो एक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो ई आउटसाइड हमारी क्या रहेगी, 0। सेम अगर इस पॉइंट पे देखें तो नेगेटिव प्लेट की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमारी क्या रहेगी, 0। तो इस साइड भी 0 है, उस साइड भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, बीच में, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू क्या रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो हमारा प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को अगर क्यू लिखें तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारा प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो अगर V है, तो हमारा V किसके बराबर आएगा, E इंटू डी के बराबर। ये चीज कैसे आई, इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें क्या आया था, dV बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई, ये रिलेशन था, या फिर इसको ऐसे लिख दो ई डी आर, एक ही चीज है। dV क्या है कि अगर कोई दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, dV, और dr क्या है, इनके बीच का गैप dr। अगर दो पॉइंट्स dr गैप से सेपरेटेड हो और उनके बीच का पोटेंशियल dV हो, और यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है हमारी, तब उस केस में हमारा dV जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है, E डॉट dr। ठीक, सेम यहाँ पे पॉइंट थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लेट, ठीक, एक प्लेट दो प्लेट, दोनों के बीच में गैप कितना है, d, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ E, और E की वैल्यू क्या है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों का जब आपस में रिलेशन बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू E डॉट dr, यानी कि गैप बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हमारा D के बराबर, ठीक है, दोनों प्लेट D डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो V इज इक्वल्स टू ED, शॉर्ट है इतना। अब E को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, E की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, V क्या आ जाएगा, Q बाय Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया V। अब हमने कैपेसिटर के केस में क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है, कि कैपेसिटर के ऊपर अगर Q चार्ज आ रहा है तो वो CV के बराबर रहेगा, ठीक है, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस क्या है, Q बाय V, V हमने निकाला है, Q D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या बना, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ठीक, तो ये है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटेंस है बच्चों किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा, और कैपेसिटेंस जितना ज्यादा हमारा कैपेसिटर उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ओके, और कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, D क्या गैप बिटवीन द प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का गैप हम ज्यादा कर दें, अगर प्लेट के बीच का गैप ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, और कैपेसिटेंस कम तो चार्ज स्टोरेज कम। इसलिए अगर हमें ज्यादा चार्ज स्टोरेज करवानी हो तो हमें क्या करना होगा, हमें गैप कम रखना होगा, दोनों प्लेट्स बिल्कुल पास पास रखनी होगी, और
एरिया उनका ज़्यादा रखना होगा। जितना ज़्यादा एरिया और जितना गैप कम तो कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा, और कैपेसिटेंस ज़्यादा तो चार्ज स्टोरेज ज़्यादा, वही हमें चाहिए। ठीक, और अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो जिसमें प्लेट्स जो है वो इक्वल एरिया की ना हो, एक का एरिया A1 एक का एरिया A2, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस बनता है वो स्मॉलर एरिया के हिसाब से बनता है। ठीक है, जो जिस प्लेट का एरिया स्मॉल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो ये था कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। कैसे था? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब पता है हमें कि प्लेट्स बिल्कुल पास पास है तो उस केस में किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो उस पॉइंट के लिए जो प्लेट है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेट की तरह एक्ट करेगी। तो उस केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट, वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड अप होगी और बाहर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है और गैप हमारा d है। तो हमें रिलेशन पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ई डी। यहाँ पे e को हम पुट कर देंगे तो v आ गया हमारे पास क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है, q इज इक्वल्स टू c बाय cv। यहाँ से c क्या आ जाएगा, q बाय v। v हमने अभी निकाला था, पुट कर दिया तो यह हमारा कैपेसिटेंस आ गया k एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब हमें बताना है कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो यहां तक बेसिक था बच्चों। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी कुछ डाउट हो तो कभी भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।